Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. This is my second video on Business Studies Class 11 first chapter, and in this video I am going to discuss the three topics. First, indigenous banking system, second, rise of intermediaries, and third, transport. So let's start our first topic, indigenous banking system. इंडिजीनियस का मतलब होता है अकरिंग नेचुरली, यानी इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप से ही इसकी शुरुआत हुई है और ये लगातार चलता जा रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस तेज हो रही थी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से बढ़ रही थी, मेटल कॉइन्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होने लगा था। मेटल कॉइन्स यूज़ इसलिए हो रहा था क्योंकि मेटल कॉइन्स के जो फीचर हैं वो ड्यूरेबल और डिविजिबिलिटी है। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि मेटल कॉइन्स ख़राब नहीं होते हैं, उनको लंबे समय तक हम यूज़ करते रहेंगे और वो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जो मेटल कॉइन्स हैं उनके हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं। जैसे कॉइन्स हैं, कॉइन्स हमने 1 रुपीज़ का ही बनाया है, 2 रुपीज़ का ही बनाया है, 5 रुपीज़ का ही बनाया है, 10 रुपीज़ का ही बनाया है, यानी कि अलग अलग डिनोमिनेशंस के बनाए हैं। उसी तरीके से जो मेटल कॉइन्स हैं उनको भी अलग अलग डिनोमिनेशंस का बनाया गया था। तो इसी वजह से जो मेटल कॉइन्स हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर हम कोई सामान लेने मार्केट में गए हैं तो हम क्या दें उनको कि ताकि वो सामान हम ले पाएँ, तो उसको कहा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हुंडी और चिट्ठी, जैसे कि ये सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये एक तरीके के प्रोमिसरी नोट होते हैं। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कि हमने प्रॉमिस किया है कि हम पेमेंट करेंगे, हमारे पास इमीडिएट रुपए नहीं होते हैं लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि हम पेमेंट करेंगे, तो उसको कहा जाता है प्रोमिसरी नोट। और जो हुंडी और चिट्ठी हैं आजकल ये यूज़ नहीं होते हैं और आजकल इनकी जगह पे चेक्स यूज़ किए जाते हैं। चेक आप सबने सुना होगा। हम इमीडिएट रुपया ना देके हम चेक देके भी अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से जो हुंडी और चिट्ठी है वो उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, और इसके बारे में आप उसके नेक्स्ट पेज में जो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। ये बहुत आसान है और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। बैंक्स ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आसान बनाने के लिए मनी लैंड करना शुरू किया, यानी कि लोन देना शुरू किया लोगों को, चाहे वो किसी भी तरह का इंडिविजुअल को देना हो चाहे बिजनेसेस को देना हो। हालांकि हम यहाँ बिजनेसेस की बात कर रहे हैं क्योंकि बिजनेसेस एज अ इकोनॉमी एक्टिविटी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए पैसा लेंड करने लगा बैंक, चाहे वो ट्रेड हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, चाहे वो डोमेस्टिक बिजनेस हो यानी कंट्री के अंदर में जो बिजनेसेस हो रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए यानी कि दूसरी कंट्री में सामान बेचने के लिए अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो बैंक हमें पैसा लेंड कर रहा था। और साथ साथ में इन सभी चीज़ों को इनकरेज करने के लिए जो फाइनेंशियल कंपनीज थी वो फाइनेंस भी कर रही थी पैसा। फाइनेंस करने का मतलब होता है कि हमें पैसा दिया जा रहा है, हालांकि हमसे पैसा लिया जाएगा विद इंटरेस्ट वापस, लेकिन फिलहाल हमको एनकरेज करने के लिए वो पैसा हमको एज अ लोन देते हैं। तो इस तरीके से जो लेंडिंग और फाइनेंसिंग है वो फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक्स किया कर रहे थे। एक और जो काम था वो पॉपुलर था उस टाइम पे, वो था एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों को पालना और एग्रीकल्चर करना यानी खेती करना। तो ये काम जो था वो काफ़ी पॉपुलर था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो लगे थे काम करने में। फिर चाहे वो काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, यानी कि कॉटन प्रोड्यूस करना हो गया, या फिर वीट प्रोड्यूस करना, राइस प्रोड्यूस करना, उनको प्रोड्यूस करने के बाद उनको जो बेचना और बेचे हुए रुपये को जो है बैंक में डिपॉजिट करना, या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो, जैसे कि हम कॉटन वीव कर रहे थे, या फिर हम मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम
मछली पाल रहे हैं या फिर इस तरह के कोई भी काम जो है करने के बाद जो है हम उसको बेचते हैं और फिर पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद कुछ पैसे को अपने यूज़ के लिए रखते हैं और बाकी पैसों को हम बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे थे। तो जिस तरीके से बैंक पॉपुलर हो रहे थे और बैंक इंटरेस्ट देता था डिपॉजिट पे, तो बैंक तेजी से बढ़ रहे थे और लोग जो है बैंक के ऊपर भरोसा कर रहे थे। और भरोसा करने के बाद जो है बैंक उनकी ये चीज़ में मदद भी कर रहा था कि लोगों की जो सेविंग हैबिट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही थी। लोग सारा पैसा खर्चा नहीं कर रहे थे, कुछ पैसा वो अपने फ्यूचर के लिए सेव भी करते जा रहे थे। इसी के बीच कुछ स्किल्ड वर्कर्स भी थे हमारे उस पीरियड में जो काम करते थे, जैसे कि आर्टिशन, क्राफ्टमैन। अभी आर्टिशन और क्राफ्टमैन क्या होते हैं? आर्टिशन का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं, जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, ये सारे लोग आर्टिशंस के अंदर में आते हैं। क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन का मतलब होता है ऐसे लोग जो वेस्ट मटेरियल से कुछ नई चीज़ों को बना लेते हैं, जैसे जो यूटेंसिल्स बनाने वाले लोग होते हैं, या फिर जो चद्दरें बनाने वाले लोग होते हैं, या फिर जो लोग बास्केट्स बनाते हैं लकड़ी की, वो सभी लोग क्राफ्टमैन के अंदर में आते हैं। तो ऐसे लोग भी उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थे। और ये लोग क्या करते थे कि इनको जो भी स्किल्स थी इनके पास, ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते थे। और वो बिजनेस जो था वो जो कर रहे थे वो अगली बार भी चलता रहता है। इस तरीके से वो बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ये था हमारा टॉपिक, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। किस तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम था वो इन सभी लोगों को जो है हेल्प कर रहा था और बिजनेसेस को ग्रो करने में, खासकर यानी ट्रेड को ग्रो करने में वो मदद कर रहा था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जो थे ये भी बिजनेसेस को ग्रो करने के ही लिए है, और किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर रहे थे इसी के बारे में इस टॉपिक में दिया गया है। अगर हम इसको पढ़ें यहाँ पे, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है मिडिलमैन, यानी कि दो लोग के बीच में जो लिंक बनाता है उसको मिडिलमैन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस करने वाला है एक इंसान है और सेल करने वाला है वो दूसरा इंसान है। तो उन दोनों के बीच में जो लिंक बनाने वाला आदमी है वो है मिडिलमैन। तो मिडिलमैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। मिडिलमैन जो थे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी करते थे, रिस्क मिनिमाइज करने का काम भी करते थे, और अगर लोन की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करने का काम भी करते थे। मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि किस तरीके से मिडिलमैन काम करता था। जैसे कि प्रोड्यूसर, मान लेते हैं एक फार्मर है जो अपने गांव में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है। अब सेल करने वाला वो दुकानदार हो सकता है जो मार्केट के अंदर में जिसकी दुकान हो, जरूरी नहीं है कि जो फार्मर है वही जो है उसको सेल भी करेगा। तो दो लोग अलग अलग हो गए। अब जो मिडिलमैन है वो क्या करता है, फार्मर के पास जाता है, उससे कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जो सामान है वो मार्केट में जाके बेचूंगा और मार्केट का जो प्राइस है मैं तुमको यहीं पे दे दूंगा। इस तरीके से जब मार्केट में वो जाता है तो जो बिजनेसमैन उसको खरीदता है सेल करने के लिए, वो मिडिलमैन उसको बेचता है और अपना कमीशन उसमें ऐड करके देता है उसको। इस तरीके से क्या होता है, बिजनेसमैन का काम भी चल रहा है, फार्मर का काम भी चल रहा है और मिडिलमैन का काम भी चल रहा है। और इस तरीके से जो मिडिलमैन है वो एक नए इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस। ये सभी जो चीज़ें हैं वो किसने प्रोड्यूस करी, इस मिडिलमैन ने प्रोड्यूस करी। और मिडिलमैन क्या करता है, इन्हीं सारी सर्विसेज को दे के वो फार्मर का भी अच्छा करता है और जो बिजनेसमैन है उसका भी अच्छा करता है। और इस तरीके से मिडिलमैन का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट हो गया है यहाँ पे, कि उसने किस तरीके से बिजनेसेस को ग्रो करने में अपनी एक अपने हेल्प प्रोवाइड करी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जगत सेठ करके लिखा हुआ है। सेठ लोग वो होते थे एंशियंट टाइम के अंदर में, जो लोग जिनके पास पैसा होता था और जो लोग लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे, पैसा उधार देते थे, उन लोगों को सेठ कहा जाता था। मुगल पीरियड के टाइम पे और ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जगत सेठ जो थे वो काफ़ी पॉपुलर रहे थे। ये जगत सेठ कोई एक इंसान नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको जगत सेठ कहा जाता है, और इन लोगों का मेन काम जो होता है वो लोन प्रोवाइड करना होता है।
और जो लोन है, लोन प्रोवाइड करने का काम जो है जैसे जैसे बढ़ता चला गया, बैंकिंग सिस्टम जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा था, उसने हमारे ट्रेड को तो अच्छा किया ही किया, हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को ग्रो किया ही किया। और उसके अंदर में जो मैन्युफैक्चरर्स थे, ट्रेडर्स थे, छोटे मोटे ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, इन सभी को उसका फायदा मिला और उन सभी का क्या हुआ, इससे डेवलपमेंट हुआ। यही है इस टॉपिक में राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट एंशियंट टाइम में काफ़ी पॉपुलर था। यानी कि लैंड का मतलब रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर का मतलब हम सब जानते हैं जो सी रूट होता है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। रोड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हम बात करें रोड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने बिजनेसेस को ग्रो करने में काफ़ी बड़ा रोल जो है उसने प्ले किया। ये एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम भी करता था, क्योंकि जैसे जैसे रोड्स बनी तो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी तेजी से होने लगा। अगर हम बात करें ट्रेड रूट्स की, यानी कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो ट्रेडिंग था उसको किया जाना था, और उसको करने के लिए रूट जो था, यानी कि रोड जो थी वो बनानी जरूरी थी। और ये रोड जो है बंगाल से तकसीला तक, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़्यादातर लोग जो थे ट्रेड में इंगेज थे, और उन्होंने बंगाल से लेकर के टक्सिला तक की जो ट्रेड रूट था उसको बनाया। टक्सिला जो आज के पाकिस्तान के अंदर में है, हमारे नॉर्थ से साउथ तक की रोड बनी, ईस्ट से वेस्ट तक की रोड बनी, और इन सबको बनाने का एक ही एम था कि किस तरीके से जो ट्रेड है उसको तेजी से बढ़ाया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, सेल कर रहे थे, लोगों की अर्निंग हो रही थी, लोग अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे थे बैंक के अंदर में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से होने लगी और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तेजी से बढ़ने लग गई। अगर हम बात करें मैरीटाइम ट्रेड की, यानी जिसको हम वाटर वेज भी कहते हैं, ये भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने भी। और इंडिया की जो कनेक्शन था दूसरी कंट्रीज से उसको कराया इसने। यानी कि हम सिर्फ इंडिया के अंदर तक की ट्रेड नहीं कर रहे थे, हम इंडिया के बाहर भी ट्रेड कर, दूसरी कंट्री से भी ट्रेड कर रहे थे। तो इसमें जो कोस्ट थी, यानी कि जो कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। वहाँ पे जो पोर्ट बनाए जा रहे थे वो जो थे इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बन रहे थे। जैसे इनमें से कुछ पोर्ट जो है काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट जो है वो अगर मैं बताऊं आपको तो ये काफ़ी लंबा कोस्टल लाइन है जो केरला से लेकर के कर्नाटका तक की फैली हुई है। और इस मालाबार कोस्ट को, ये आज की पीरियड की इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, ये रोमन पीरियड से उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, मतलब आज भी पॉपुलर है। उस टाइम पे ये अपने ब्लैक गोल्ड के लिए काफ़ी पॉपुलर होता था। ब्लैक गोल्ड का मतलब यहाँ पे पेपर से है। पेपर यानी कि काली मिर्च जो इंडिया में प्रोड्यूस होती थी, और ये इंडिया में प्रोड्यूस होती थी और कंट्रीज में शायद प्रोड्यूस नहीं होती हो। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडर्स थे या फिर जो लोग इस बिजनेसेस करते थे, सेल करने का सामान यहाँ से वहाँ, वो लोग जो थे वो ब्लैक गोल्ड के ही सर्च में जो है इंडिया को सर्च करते रह गए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो मालाबार कोस्ट के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ जो हैं वो इसी कोस्टल एरिया को अपने कब्जे में करने के लिए हुई। तो ब्लैक गोल्ड आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऐसे लोग थे जो ढूंढते थे, जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कोलंबस और वास्को डी गामा, जिसके बारे में मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बात करी थी। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि ये किस तरीके से इन्होंने, क्यों पॉपुलर हैं और इन्होंने क्या ऐसा किया था। तो कोलंबस जो थे वो ब्लैक गोल्ड को सर्च कर रहे थे, यानी कि पेपर को सर्च कर रहे थे। और उन्होंने इस पेपर को सर्च करते करते इंडिया को ढूंढते ढूंढते उन्होंने अमेरिका को ढूंढ लिया, यानी अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। तो ये 15 सेंचुरी में हुआ था। वास्को डी गामा जो थे वो मालाबार कोस्ट को सर्च कर रहे थे, वो भी पेपर की खोज में आए थे, पेपर को ही सर्च कर रहे थे। और 1498 में उन्होंने मालाबार कोस्ट को सर्च कर लिया था। इस तरीके से ये दो तो पॉपुलर नाम थे जो ट्रेडर्स के, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। इसके बाद एक कुछ जगह थी इंडिया के अंदर में जो काफ़ी पॉपुलर थी, वो थी कैलीकट। कैलीकट जो आज का कोलकाता है, उसकी भी अपनी हिस्ट्री है।
कैलिकट जो पोर्ट है वो, जैसे जो हमारा ये नीचे वाले जो कोस्ट थे मालाबार कोस्ट था, और एक और कोस्टल लाइन थी, अभी बताऊंगा उसके बारे में, आपको पहले बता ही देता हूँ। कोरोमंडल कोस्ट। जिस तरीके से मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट केरला और कर्नाटका वाली बात मैंने आपको बताई थी, तो उसके अपोजिट साइड में, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो लाइन है, उस लाइन में एक कोस्टल लाइन है जिसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। ये कोस्टल लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया को दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट करती थी, और अगर वो वेस्ट साइड में थी तो ये ईस्ट साइड में है, मतलब साउथ के वो वेस्ट में थी मालाबार कोस्ट, और ये साउथ के ईस्ट साइड में है। और इस तरीके से इनका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्सटाइल है वो इस पोर्ट से जो है एक्सपोर्ट किया जाता था एशियन कंट्रीज में, यानी कि जो आप देखें कोरोमंडल कोस्ट जो है वो इंडिया को जो एशियन कंट्रीज है उससे कनेक्ट करता था, और जो दूसरी तरफ वाला जो कोस्टल मालाबार कोस्ट था वो इंडिया को जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे कनेक्ट करता था। तो कैलिकट की बात मैं कर रहा था आपसे, तो कैलिकट पोर्ट जो था वो चाइना जो था वो वहाँ से उससे कनेक्ट होता था, और चाइना के लोग यहाँ पे आके जो एसेंशियल आइटम्स थे, जैसे ऑयल था, परफ्यूम था, पेपर था, डायमंड था, पर्ल था, कॉटन था, इन सारी चीज़ों को इंडिया से खरीदते थे और अपने वहाँ जाके ले जाते थे। इस तरीके से जो इनको ट्रेड सेंटर्स कहा जाता है, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है इंडिया के। तो इस टॉपिक में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।